नमस्ते विद्यार्थियों, दोने पीजी महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लास का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे ज्योग्राफी फर्स्ट में अपक्षय के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी अनाच्छादन के बारे में। अनाच्छादन ये था कि दो क्रियाएं अपक्षय और प्रजनन का संयुक्त सम्मिलित योग को अनाच्छादन कहा जाता है। अपक्षय ये था कि अपक्षय के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान में टूटने फोड़ने की क्रिया से सम्मिलित होता है। और अपर्दन में होता है कि किसी भी प्रक्रम द्वारा किसी भी साधन जो बढ़ाई शक्तियाँ होती है, जैसे जल है, नदी है, हिमानी है, भूमि के जल है, वायु है, इनके प्रभाव से गति द्वारा जो चट्टान में घर्षण होता है, रगड़ होती है, खरोंच पड़ती है, उससे जो चट्टान टूट के साफ हो जाती है, वहाँ से हट जाती है, वो कहलाता है अपक्षय क्रिया। तो दोनों का संयोग, दोनों सम्मिलित जो योग होता है अपक्षय का अपरदन का, उन दोनों बोलते हैं अनाच्छादन। अपक्षय का तात्पर्य था कि चट्टान का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया से है, टूटने फूटने की क्रिया से है। चट्टान किसी भी भौतिक, रासायनिक या जैविक कोई भी प्रक्रम हो, कोई भी जो दशा हो, जिसके द्वारा चट्टान अपने आप अपने स्थान पर टूट के बिखर जाती है या विघटित हो जाती है या वियोजन हो जाती है, उसे बोलते हैं अपक्षय। तो अपक्षय के मैंने कल बताया था कि अपक्षय को प्राप्त करने वाले कारकों में कौन से कारकों द्वारा अपक्षय की क्रिया घटित होती है। उसमें अपक्षय में ये कारक थे कि स्थल का स्वभाव कैसा है, चट्टान कमजोर है या कठोर है, कठोर सेल की अपेक्षा कमजोर सेल का अपक्षय शीघ्र होता है, और जो कठोर सेल उसका अपक्षय देर से होता है या बहुत कम मात्रा में हो पाता है। दूसरी बात था उसमें जलवायु जहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र होती है वहाँ रासायनिक अपक्षय हुआ करता है, जहाँ पर उष्ण शुष्क जलवायु होती है वहाँ पर भौतिक अपक्षय अधिक होता है, और जहाँ की जलवायु शीतल ठंडी जलवायु होती है वहाँ पर तापमान कम होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है, जहाँ पर जमी रहती है, ऐसे भागों में अपक्षय का नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो ये अपक्षय की मतलब ये जो प्रदान करने कारकों में थे। इसके अलावा अपन आज बात करेंगे अपक्षय के प्रकार के बारे में। तो अपक्षय प्रकार मतलब अपक्षय किन किन कारकों से या किन किन प्रकार से द्वारा गठित होता है, वो प्रकार की बात करें तो अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार से अपक्षय क्रिया घटित होती है। उसमें से पहला होता है आपका भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय। दूसरा है आपका इसमें रासायनिक अपक्षय। तीसरा है जैविक अपक्षय। तीन क्रियाओं से अपक्षय क्रिया घटित होती है। पहला भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा आता है रासायनिक अपक्षय, तीसरा आता है जैविक अपक्षय। तो भौतिक क्रियाओं से मतलब अपक्षय की परिभाषा ये थी कि किसी भी दातल, किसी भी चट्टान का भौतिक, रासायनिक, जैविक दशा से अपने आप स्तर में चट्टान का टूट कर विघटित हो जाना, चट्टान चूर्ण में बदल जाना, या उसका वियोजन हो जाना, या ऐसा विखंडित हो जाना, या छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर विखंडित होकर फैल जाना, ये सब क्रियाएं अपक्षय का प्रमाण है। तो भौतिक अपक्षय में बात करें तो भौतिक अपक्षय किस बात से घटित होता है। इसमें ऐसा है कि भौतिक अपक्षय जिसे भौतिक मतलब इसमें ताप है, जल है, तुषार है, वायु है, वायु दाब है, दाब घटना है, ये सब क्रियाएं मतलब वायु तापमान के द्वारा भी अपक्षय क्रिया घटित होती है। वायु का जो प्रभाव से भी अपक्षय होता है, वर्षा द्वारा भी अपक्षय क्रिया घटित होती है, और तुषार के द्वारा यानी पाला के द्वारा भी अपक्षय क्रिया बनती है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वो है आपका एक पहला तापमान, ताप या सूर्य ताप है, फिर है इसके बाद में वायु है, जल है, और जल है, तुषार है, तुषार है,
और दाब है, वायु दाब यानी दाब मुक्त होना। ये सभी क्रियाएं भौतिक अपक्षय के तत्व है। सूर्य ताप, वायु दाब, वायु, जल, तुषार आदि क्रियाएं। तो इसमें किस प्रकार से अपक्षय क्रिया होती है भौतिक अपक्षय में? अब पहला आता है सूर्य ताप। सूर्य ताप के बारे में तापमान से समझता है। तापमान में क्या होता है कि जिस प्रकार चट्टान जो चट्टानें होती है उसमें एक क्षमता होती है ताप को ग्रहण करने की और उसको छोड़ने की। दो बातें होती है कि चट्टान ताप के द्वारा ताप ग्रहण करके फैलती है और ताप को छोड़कर ताप वास्तव में सिकुड़ती है। मतलब इसमें एक रबर की भांति चट्टानें काम करती है। दिन में और रात में दोनों नोट करते हैं। दिन में सूर्य ताप बड़ा मिलता है तो चट्टानों में ताप प्राप्त करके चट्टान को गर्म होती है, गर्म होने से चट्टान फैलती है और ताप के घटने से रात्रि में या शीतकाल के समय में तापमान कमी आने के कारण चट्टान में संकुचन आ जाता है। तो ये बार बार चट्टानों में फैलने सिकुड़ने की क्रिया होती है। ताप से ही होता है कि चट्टान पर ताप मिलता है तो ताप के द्वारा चट्टान ताप ग्रहण करके फैलने का कार्य करती है और ताप छोड़ने से संकुचन आ जाने पर वो सिकुड़ जाती है। ये क्रिया बार बार होती है। तो रबर की भांति मतलब चट्टान फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, ये क्रिया होती रहती है। जब चट्टान में बार बार ये क्रिया होती है तो एक सीमा एक लिमिट होती है, बार बार रबर को खींचेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे तो उसमें वो जो तमितापन है उसका लचीलापन वो खत्म हो जाएगा। तो चट्टान एक समय टूट जाएगी, टूट कर वहाँ से वो खंड हो जाएगी तो वहाँ पर उसका चट्टान चूर्ण बनना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे हुआ? ताप के द्वारा हुआ। चट्टान में गर्म प्रदेशों में, उष्ण कटिबंधों में जहाँ पर उच्च तापमान होता है, शुष्क भूभाग है, वहाँ पर ताप अधिक होने के कारण चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती रहती है। इसलिए वहाँ पर तापमान द्वारा ताप या भौतिक में सूर्य ताप द्वारा अपक्षय हुआ करता है। उसमें चट्टान विघटित होकर फैल जाती है। दूसरा आता है इसमें वायु। दूसरा आता है आपका आता है इसमें वायु। वायु में ऐसा होता है कि वायु दाब या वायु बात करें, वायु में चट्टान जहाँ से चट्टान का चूर्ण बना किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, जल से हो, चाहे तुषार से हो, चाहे दाब से हो, ताप से हो, किसी भी हो, चट्टान का चूर्ण बनने के पश्चात मान लो किसी हवा के द्वारा वहाँ से हट जाता है तो निचली परत उगड़ जाती है। निचली परत उगड़ने के पश्चात उस पर नया दोबारा उस पर भौतिक या रासायनिक अपक्षय स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो परत दर परत अपरदन होना शुरू हो जाता है। मतलब तो इसमें ऐसा होता है कि वायु के द्वारा मतलब वायु उस चट्टानी जो जिस चट्टान का अपरदन हुआ है, अपक्षय हुआ है, तो चट्टान वहाँ से हवा के द्वारा वहाँ से हट जाएगी, उसका चूर्ण आसान से वहाँ से गति कर जाएगा, अनंतर वहाँ से उड़ कर चला जाएगा या मतलब हट जाएगा। तो जो निचला भाग भूभाग है, नीचे चट्टान है वो उगड़ जाएगी, उगड़ने से उस पर दोबारा निरंतर वो अपक्षय क्रिया बनती रहती है। तो ये वायु के द्वारा हुआ। तीसरा होता है जल के द्वारा। जल में क्या होता है कि जल एक रासायनिक अपक्षय होता है। दूसरा होता है जल प्राप्त करके चट्टान में फैलना, मतलब उसमें बाहर में वृद्धि होती है। चट्टान में जब किसी को कठोर सेल होती है, उसमें पानी डालोगे तो वो चट्टान फूल जाएगी, तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। पानी से प्राप्त उसमें रासायनिक क्रिया होती है, उसमें कई तत्व होते, कैल्शियम होता है, चूना होता है, अन्य खनिज होते हैं, वो जल के मिलकर उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा होकर वो ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने के कारण चट्टान ढीले होकर फैल जाती है और आसानी से बिखर जाती है। तो किससे हुआ? जल द्वारा। मतलब चट्टान को जल प्राप्त करने के बाद उसका आयतन में वृद्धि रहती है, चट्टान आयतन में वृद्धि होने के बाद फैल जाती है, फैल कर वो विघटित होकर फैल चूर्ण में बदल जाती है। कौन सी क्रिया द्वारा? जल से हुआ। ऐसे प्रकार आपका तुषार है। तुषार में क्या होता है? पाला होता है। तुषार में ये ठंडे भागों में या शीत क्षेत्रों में हुआ करता है, जहाँ की जलवायु शीताद्र होती है या तापमान नीचा रहता है। दिन के समय ताप बढ़ जाता है, रात के समय तापमान न्यूनतम हो जाता है, माइनस यानी 0 सेंटीग्रेड से तापमान चला जाता है। 0 सेंटीग्रेड से तापमान जाने के बाद जो भी जल होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो ऐसा काम होता है जैसे ऐसे भूभाग जो एकदम ऊंचे भूभाग, एकदम ऊंचे यानी जो हिमालय जो क्षेत्र है, ऊंचे पहाड़ी भूभाग है, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। उन क्षेत्रों की बात करें या ऐसे भूभाग जहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश से बहुत दूर है, वहाँ पर सूर्य की किरणें बराबर नहीं पहुँच पाती, सीधी नहीं पहुँच पाती है, टेढ़ी पड़ती है, तो वो अक्षांश से क्षेत्रों में ऐसे भूभाग जो उच्च अक्षांश क्षेत्र है उनकी बात करें अपन, जिसे उपदूर क्षेत्र है या आपका यूरोप का उत्तरी भाग है, नॉर्वे स्वीडन है, ऐसे क्षेत्र है, आपका साइबेरिया है, ऐसे ठंडे भूभाग है जहाँ पर तापमान न्यूनतम रहता है। उनमें क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों में दिन के समय ताप के द्वारा चट्टान में जो पानी पड़ा रहता है और पानी पिघल जाता है, और रात्रि में क्या होता है? वो पानी जम जाता है। तो चट्टानों में क्या सिराखें होती है, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, दरारें पड़ती है, और दरारों के माध्यम से वो पानी पिघल कर दरारों में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद में रात्रि में जब ताप गिरता है तो पानी जम जाता है। और पानी की विशेषता ये होती है कि जल
बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब बर्फ जल में बदलती है तो उसका आयतन घट जाता है। तो जब पानी था तो उसका आयतन कम था, लेकिन जब जल के रूप में उस दरार में संधियों के रूप में प्रवेश कर जाती है और वो कहीं जगह संधियों में जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर उसका तापमान कम होगा तो बर्फ के रूप में बदलेगी, उसका आयतन बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा, तो फैलेगी तो धक्का मारेगी, तो धक्का मारने से क्या होगा, दाब बढ़ेगा, उस पानी का दाब बढ़ेगा, बर्फ का दाब बढ़ेगा, तो चट्टान टूटकर वहाँ से विघटित हो जाएगी, और वहाँ से दाब पड़ने से, बर्फ के बदलने से उसका दाब बढ़ेगा और दाब बनने से चट्टान टूटकर विघटित हो जाएगी। ये कौन सी क्रिया हुई? तुषार से हुई। तुषार मतलब पानी से हुई। ये सब ऐसे जो चट्टान ऐसे अपक्ष से होता है ठंडे भागों में या उच्च सामुद्रिक क्षेत्रों में हुआ करता है। इसके बाद में आता है आपका दाब मुक्त। दाब मुक्त ऐसी सेल होती है जहाँ की जो पिछले मतलब कई वर्षों से औषधि सेलों से या कॉमर्स सेलों ढकी हुई थी, जिसका अपक्ष से हुआ, फिर वहाँ से वो नदी द्वारा जल द्वारा अपरित होकर वहाँ से हट जाती है और नगन सेल आग्नेय सेल के रूप में ऊपर दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो पहले वो किसी अन्य सेल से ढकी हुई थी, उसकी सेफ्टी मतलब अन्य सेल से हो रखी थी, फिर किसी अपक्ष क्रिया द्वारा या अन्य रासायनिक अपक्ष से, जैविक अपक्ष से या भौतिक अपक्ष से के द्वारा चट्टान ढीली पड़ गई, कमजोर हो गई। फिर इसका अपक्ष होने के बाद में जो अपरदन जो साधन होते हैं, जो नदी है, वायु है, जल है, उसके द्वारा वो पानी द्वारा वहाँ से हट जाती है और वो नगन उगड़ जाती है या नगन अवस्था में आ जाती है। तो उस नगन अवस्था को मतलब यह हुआ कि सुपर सेल अपक्ष से अपरदन होकर वहाँ से हट जाती है। तो वो दाब हटने के बाद जब दाब हट गया, उसका ऊपर का वजन हट गया, दबाव मुक्त हो जाता है, तो वो चट्टान जो ढकी हुई थी, सेफ्टी थी, वो भी वो अनसेफ्टी हो जाती है। फिर उसकी भी ऊपर की परत पे अपक्ष होना शुरू हो जाता है और अपक्ष होने के बाद में वो भी विघटित होकर फैल जाती है। इस प्रकार ये जो भौतिक अपक्ष में बात की अपने सूर्य ताप के बारे में और वायु के बारे में, जल के बारे में, तुषार के बारे में और दाब के बारे में। तो ये सभी जो क्रियाएं थी किस में आती है? भौतिक अपक्ष में। अगला इसमें आता है रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष में होता है कि रसायन मतलब इसमें वायु में जलाशय होती है और जल के साथ, जल में, मिट्टी में या वायु में कई बार के ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो जल में घुलने वाले होते हैं। रासायनिक अपक्ष में ऐसा होता है कि जो खनिजों के साथ जो खनिज संपत्ति जो होते हैं, चट्टान में जो खनिज होते हैं, वो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो आसानी से जल में घुल जाते हैं, गोलन के द्वारा घुलकर वहाँ से हट जाते हैं। जब वो जल के साथ सहयोग करेगा चट्टान, तो उसमें घुले हुए तत्व आसानी से घुलकर हट जाएंगे, चट्टान ढीली हो जाएगी और वो घुलने के बाद, ढीली होने के बाद वो विघटित होकर बिखर जाएगी। तो कौन सा अपक्ष से कहलाएगा? वो रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष में जो तीन क्रिया होती है, एक होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो ऑक्सीजन से होती है। दूसरी होती है दूसरी आपकी है कार्बोनेशन, कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण। और तीसरी है आपकी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, जलीयोजन। तीन क्रिया हुआ करती है रासायनिक अपक्ष में: ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण और हाइड्रेशन। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से होता है, मतलब जो वायु में ऑक्सीजन होती है वो जल के साथ घुलकर जब मिट्टी पे धरती पर गिरती है तो उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आसानी से, जैसे मृदा में लोहा होता है या अन्य से जो लोहांश के तत्व होते हैं, लाल पीली मृदा होती है, इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी मृदा में जहाँ पर लोहांश की मात्रा अधिक होती है, लोह तत्व होते हैं, वहाँ ऑक्सीकरण के द्वारा चट्टानों में आसानी से ढीली बढ़ाती है। जैसे अपन बात करेंगे, जैसे कोई लोहे की धातु पड़ी होती है, वो मिट्टी में पड़ी होती है, तो उसमें पानी डालोगे या वर्षा का पानी पड़ेगा तो उसमें जंग लग जाएगा। तो वो क्रिया कैसे हुई? ऑक्सीजन क्रिया हुई। मतलब वायु के साथ जो ऑक्सीजन होती है वो जल के साथ संपर्क करेगी, संपर्क करने के द्वारा उसमें ऑक्सीजन क्रिया आरंभ हो जाती है। ऑक्सीजन क्रिया द्वारा वो चट्टान जो लोहांश की मात्रा उसमें अलग होकर विघटित होना शुरू हो जाती है और वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजन क्रिया। इसी प्रकार कार्बोनीकरण क्रिया में कार्बोनेशन क्रिया होती है। कार्बोनीकरण क्रिया में ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे एलिमेंट तत्व होते हैं जो आसानी से मतलब कार्बोनेट बनाते हैं, चट्टानों में पाए जाने, जो चुना पत्थर है, डोलोमाइट है, ये सल्फाइड वगैरह होते हैं, ये आसान इजियो में मतलब इनका कार्बोनिक के द्वारा इजियो में घुलकर बह जाते हैं। मतलब ये पानी में घुलने वाले तत्व होते हैं।
जैसे बताया हमने कार्बन तत्व होते हैं जो आसानी पानी में घुलने वाले होते हैं। जब पानी के साथ साथ संपर्क आएगा उसमें कार्बनीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा वो घुलकर वहाँ हट जाएंगे, चट्टान में ढीले होकर बहने वाला उसका आपस से होना शुरू हो जाता है। ये हुआ कार्बनीकरण क्रिया। थर्ड होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होता है जलयोजन क्रिया। जलयोजन में जल के साथ घुलकर जब चट्टान में पानी गिरता है, पानी भर जाता है, तो पानी के साथ घुलने से चट्टानों में पाए जाने तत्व होते हैं, जो भी खनिज होते हैं तो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। जैसे नमक होता है तो पानी वहाँ से घुल जाता है, ऐसे तत्व होते हैं जो पानी में घुलने के बाद वहाँ से हट जाते हैं और घुलकर वहाँ से प्रभावित हो जाते हैं। तो चट्टान वहाँ जो पानी के साथ जो पानी मिला चट्टान में, तो पानी से घुलकर वो हट जाएगा, चट्टान वहाँ से ढीली कमजोर हो जाएगी, उससे अपक्ष से हो जाएगा। इस प्रकार ये कौन सा अपक्ष लाएगा? रासायनिक अपक्ष से। थर्ड आता है आपका जैविक अपक्ष से। तो ये मैंने आज दो कराया, अभी आपको भौतिक अपक्ष से और रासायनिक अपक्ष से। कल अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो जैविक अपक्ष के बारे में और अपक्ष के प्राथमिक कार्य के बारे में दोबारा बात कर लेंगे। आज धन्यवाद।